तो हम लोग आ गए हैं मेम लैब्स के गिटहब पेज के ऊपर। अब आज हम लोग सबसे पहली लेवल सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है लैब 0। आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है। तो अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ रिपोजिटरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे लैब 0 से लेके लैब 6 है, यानी कि टोटल 7 लेवल्स हो गई। सबके अपने अपने नेम हैं। जैसे आज जो हम करने वाले हैं उसका नाम है नेवर टू लेट मिस्टर। फिर सबकी अपनी अलग अलग डिफिकल्टी है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो सैम्पल चैलेंज है। सैम्पल चैलेंज इसलिए बोला, एक तो ये ईजी है, काफ़ी ज़्यादा बिगनर फ्रेंडली है, दूसरा इसका वॉक थ्रू प्रोवाइडेड है। तो जिन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं कैसे इस टाइप के चैलेंजेस को सॉल्व करते, कैसे मेमोरी फॉरेंसिक्स करते, कैसे वॉलेटिलिटी का यूज़ करते, तो उनके लिए सैम्पल चैलेंज है। इसमें आपको डिस्क्रिप्शन दे देके हर चीज़ समझाई गई है, वॉक थ्रू दिया गया, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको एक ईजी चैलेंज की तरह लेंगे और उसकी तरह सॉल्व करेंगे और मैं चीज़ें समझाता जाऊँगा। जिनको मेरा समझ ना आए वो यहाँ पे आके वॉक थ्रू भी देख सकते हैं। आगे चलते चलते हम ईजी, मीडियम, हार्ड सारी लेवल्स को करने वाले। तो चलते हैं अपने सबसे पहले चैलेंज पे, नेवर टू लेट मिस्टर पे। अब नेवर टू लेट मिस्टर, ठीक है, यहाँ पे इसका जो चैलेंज डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ नीचे आपको मिलेगा, ठीक है। और इनिशियल थॉट्स के बाद का जो भी सेक्शन है वो सारा वॉक थ्रू है। इन्होंने समझाया चैलेंज को सॉल्व कैसे करना है। हम लोग उसको नहीं देखेंगे, हम लोग जो देखेंगे खाली इतना पार्ट देखेंगे, चैलेंज डिस्क्रिप्शन वाला, ठीक है। अब जो चैलेंज की फाइल है, जो मेमोरी फॉरेंसिक्स जिस पे आपको करनी है, ठीक है, मेमोरी डंप जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इससे डाउनलोड कर सकते हो, गूगल ड्राइव का लिंक दिया हुआ। तो अब यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। अब जब मैं फॉरेंसिक्स के चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये सिर्फ फॉरेंसिक्स पे स्पेसिफिक नहीं है। जब हम फॉरेंसिक्स की बात करते हैं, स्टेगो की बात करते हैं, ओसिंट, इनमें से किसी भी कैटेगरी की बात करते हैं ना, तो एक चीज़ इनमें कॉमन है और वो है कि आपको डिस्क्रिप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ के समझना है। इन चैलेंजेस में क्या होता है ना कि सारी जो मेजर हिंट्स होती हैं और जो सॉल्यूशन है वो पूरा डिस्क्रिप्शन के आसपास घूमा हुआ होता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन को अगर आप ढंग से समझ गए तो आपने 50% चैलेंज पहले ही सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन पे बहुत ध्यान देना होता है। जो लोग डिस्क्रिप्शन नहीं समझते वो सॉल्यूशन के इतने दूर चले जाते हैं सॉल्व करते करते, क्योंकि ये बहुत वास्ट फील्ड है। ओसेंट, स्टैगो, फॉरेंसिक्स, इसमें इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप बहुत दूर किसी रैबिट होल में पहुंच जाओगे और फिर सॉल्यूशन तो आप भूल जाओ, मिलता ही नहीं है ना। तो आपको डिस्क्रिप्शन को समझते हुए चलना है, तभी आप इस चैलेंज को ईजिली सॉल्व कर पाओगे, वरना बहुत हार्ड हो जाएगा कि ईजी चैलेंज भी। तो स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्शन को पढ़ना। माई फ्रेंड जॉन इज एन इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट। अब आप देखोगे तो इन्वायरमेंटल को कोट करा गया है, यानी कि यहाँ पे फोकस में रखा गया इस वर्ड को, इन्वायरमेंटल। अब अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम या हैकिंग या किसी भी चीज़ से रिलेटेड में बात करूँ तो इन्वायरमेंटल वर्ड सबसे पहला कहाँ पे क्लिक होता है आपके माइंड में? मेरे माइंड में क्लिक होता है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, है ना। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स ही हम यूज़ करते हैं, इन्वायरमेंट वर्ड उसी से रिलेटेड, उसके अलावा कोई ऐसा मुझे याद नहीं आता। तो इन्वायरमेंटल वर्ड से रिलेटेड मैं इन्वायरमेंट को काउंट कर सकता हूँ कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे यहाँ पे फोकस करा गया। आगे बढ़ते हैं। एंड अ ह्यूमैनिटेरियन, ही हेटेड द आइडियोलॉजी ऑफ थैनोस फ्रॉम एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। He sucks at programming. He used too many variables while writing any program. अब यहाँ पे variables को भी मेंशन करा गया है, ऊपर environmental को फोकस करा गया, तो environment variables पे शायद यहाँ पे ध्यान दिया गया, ठीक है। One day जॉन गेव मी अ मेमोरी डंप। अब जॉन जो है यहाँ पे एक नॉर्मल सा नेम भी हो सकता है, या जॉन यहाँ पे हमारे माइंड में डालने की कोशिश करी जा रही है कि शायद इस चैलेंज में कहीं पे जॉन टूल का यूज होना हो। जॉन जो हैश क्रैकिंग में हम लोग यूज करते हैं, तो शायद यहाँ पे कहीं आगे चल के हमारे को हैश मिले जो जॉन से क्रैक करना हो। या आपको ध्यान रखना, मतलब दिमाग के किनारे में होना चाहिए कि शायद ऐसा हो सकता है इस चैलेंज में हैशिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें हों या जॉन का यूज लेना पड़े, वो हो सकता है, ठीक है। एंड आस्क्ड मी टू फाइंड आउट व्हाट ही वाज डूइंग व्हाइल ही टुक द डंप। कैन यू फिगर इट आउट फॉर मी। ये इसका टोटल चैलेंज डिस्क्रिप्शन है। अब आप लोगों का मेन यहाँ पे टास्क क्या है? डिस्क्रिप्शन को दिमाग में रखना है, डिस्क्रिप्शन के जो हाईलाइटेड वर्ड मैंने बोले उनको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके अलावा आपका मेन टास्क होगा आपको फ्लैग्स ढूंढने हैं, जो नॉर्मल हर चैलेंज में आपको करना होता है। जैसे CTF खेल रहे हो या कुछ भी खेल रहे हो तो उनमें आपको फ्लैग्स ढूंढने होते हैं। यहाँ पे फ्लैग्स ढूंढने। अब नॉर्मली क्योंकि एक सिंपल चैलेंज है तो यहाँ पे बताया नहीं गया कितने फ्लैग्स हम लोगों को ढूंढने हैं। जब हम आगे के चैलेंजेस में आएंगे, आप कोई भी चैलेंजेस देखोगे CTF स्टाइल में भी, तो उनमें मेंशन होता है अगर मल्टीपल फ्लैग्स होते हैं। इस टाइप के चैलेंजेस के अंदर मल्टीपल फ्लैग्स मिलते हैं हमारे को, क्योंकि काफ़ी बड़ी होती है एक मेमोरी फाइल, तो उसमें आप डिफरेंट टास्क करवा सकते हो, तो हम मल्टीपल फ्लैग्स मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें मेंशन होता है कितने फ्लैग्स ढूंढने हैं या एक फ्लैग कितने पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया गया, तो वो सब मेंशन होता है। यहाँ मेंशन नहीं है, तो अभी हमारे को कुछ नहीं पता हमारे को कितने फ्लैग्स ढूंढने हैं। तो मेमोरी डंप को आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी मेमोरी डंप को अपने लिनक्स सिस्टम में डाउनलोड कर लिया, ठीक है। आपको दिख रहा होगा challenge.raw नाम से, ठीक है। ये एक मेमोरी डंप फाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं और स्टार्ट करते हैं मेमोरी डंप का एनालिसिस करना, ठीक है। अब किस टूल की मदद से करेंगे आपको पता है, वॉलेटिलिटी यूज करेंगे। उसके बाद इसके साथ जो ऑप्शंस देने होते हैं वो देख लो, -F ऑप्शन, ठीक है। फाइल को स्पेसिफाई करने के लिए मेमोरी डंप फाइल जो इसको देनी है उसके लिए -F ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ अपनी फाइल दे देंगे। अब सबसे पहली चीज, अब जो आप फाइल के बाद यहाँ पे दोगे ना, ठीक है, वो आप यहाँ पे सबसे पहले दोगे इमेज इन्फो।
इमेज इन्फो आपको समझ आ रहा है ये कमांड करता क्या है। इमेज इन्फो हेल्प करता है जो इमेज हमने इसको प्रोवाइड करी, जो मेमोरी डंप प्रोवाइड करा है उसकी इन्फॉर्मेशन निकालेगा। अब इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है। क्यों जरूरी है? क्योंकि लेट से आपने इसको फाइल दे दी, ठीक है, अभी हम इसको डिफरेंट टास्क बोलेंगे आगे चल के कि भाई हमारे को दिखाओ कि कौन कौन से प्रोसेसेस रन कर रहे थे, कौन से पोर्ट्स ओपन थे, ठीक है। लेकिन अगर वो सब चीज़ें इसे निकालनी है तो इसे पता तो होना चाहिए किस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम कर रहा है, क्योंकि विंडोज़ में वो तरीके अलग होंगे, लिनक्स में अलग होंगे, मैक में अलग होंगे। अब अगर स्पेसिफिकली विंडोज़ की बात करो तो विंडोज़ में भी कितने वर्जन है, एक्सपी है, विस्टा है, 2007 है, 10 है, 11 है, बहुत सारे वर्जन्स हैं। उसमें भी अगर हम जाएँ तो उसमें भी डिफरेंट वर्जन्स आते हैं, सर्विस पैक वर्जन 1, 2, 3, 4, बहुत सारे वर्जन्स आते हैं। उसके अंदर और जाएं तो आर्किटेक्चर्स भी होते हैं हमारे पास, 64 बिट, 32 बिट, तो देयर कैन बी अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज कि हम किस फाइल के साथ काम कर रहे हैं ना। तो हमारे को वो बताना पड़ेगा प्लगइन्स को कि आप इसके साथ डील कर रहे हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकाल के लाओ कि भैया ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप समझ जाओ कैसे आपको काम करना है ना। तो इसलिए यहाँ पे इमेज इन्फो बहुत जरूरी होता है। तो इस पर एंटर मारते हैं तो इसका जो आउटपुट आया है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाता है हमारी सजेस्टेड प्रोफाइल्स। इनको हम प्रोफाइल्स बोलते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ ना, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है इस फाइल का, मेमोरी डंप का, उनको हम प्रोफाइल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने जो सजेस्ट करी है हमारे को 3 प्रोफाइल सजेस्ट करी है, ठीक है। विंडोज 7 सर्विस पैक 1 86 बिट यानी 32 बिट और उसके स्पेसिफिक वर्जन, विंडोज 7 सर्विस पैक 0 32 बिट, या फिर विंडोज 7 सर्विस पैक 1 32 बिट, ठीक है। यहाँ पे ये दिया तो अब ये तो पक्का ही ये विंडोज 7 है, ठीक है। सर्विस पैक हमारे को कंफर्म नहीं है, 1 है या 0 इनमें से एक है, और ये 32 बिट है, इतना कंफर्म है। अब ज़्यादा स्पेसिफिक जाने की जरूरत नहीं होती। जो सजेस्टेड प्रोफाइल इसने दी है ना, आप उसको पहले वाली को उसी का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एरर आए या ये रिजल्ट ढंग से ना दे तब आप सेकेंड वाली और थर्ड वाली ट्राई कर सकते हो। नॉर्मली ये फर्स्ट वाली में सही देता है, क्योंकि जब इसने इस फाइल को एनालाइज करा तो ये तीनों ही इसको मिलते जुलते लगे, इसलिए इसने तीनों हमारे को दे दिए। कई बार आप यहाँ पे बहुत सारे भी देख पाओगे, लेकिन आप पहले वाले से के साथ स्टार्ट करो। अगर पहले वाला ढंग से काम ना करे तो आप सेकंड पे जा सकते हो, थर्ड पे जा सकते हो, एंड सो ऑन कैरी कर सकते हो, ठीक है। अब हम अगली चीज अपनी स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा कमांड कैसे बनेगा, वॉलेटिलिटी सेम चीज -f चैलेंज फाइल आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे अब नया ऑप्शन ऐड करेंगे, डैश प्रोफाइल इक्वल्स टू, और जो प्रोफाइल हमने कॉपी करी थी, ठीक है। अभी हमारी प्रोफाइल हो गई, हम इसको बता रहे कि आप किस प्रोफाइल के साथ काम कर रहे हो, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। अब आती है अगली चीज, सब कुछ हमने स्पेसिफाई कर दिया, सब कुछ बता दिया, फाइल दे दी, प्रोफाइल दे दी। अब नेक्स्ट चीज आती है, अब हमारे को इसको टास्क देने होते हैं, ठीक है। टास्क यानी कि इसको बताना पड़ेगा ना अब आपको करना क्या है। भाई सामने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम से सारे प्रोसेसेस निकाल के लाओ कि उसमें क्या प्रोसेस रन कर रहे थे उस समय पे, या फिर उसे कौन कौन से पोर्ट्स ओपन थे, ठीक है, कौन कौन से कमांड्स उसमें रन हो रहे थे, वो सारी चीजें हम इसको बताना पड़ेगा कि आप क्या चीज हमारे लिए ढूंढ के लाओ इस फाइल के अंदर से, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, जो टास्क मैं बोल रहा हूं इनको हम कहते हैं प्लगइन्स इसमें, ठीक है, कि कौन सा प्लगइन आपको रन करना है। तो सबसे बेसिक और सबसे पहला प्लगइन हम नॉर्मली जो यूज करते हैं उसको हम कहते हैं पीएस लिस्ट। नाम से समझ आ रहा है, प्रोसेस की लिस्ट दिखाओ कि जिस टाइम पे मेमोरी डंप लिया गया उस टाइम पे कौन कौन से प्रोसेसेस रन कर रहे थे उस ऑपरेटिंग सिस्टम में। एंटर मारते हैं। अब ऑफ कोर्स आप लोग समझ गए होंगे इसका आउटपुट काफ़ी ज़्यादा बड़ा आएगा, है ना, आप लोगों को दिख जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोसेसेस ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर रहे होते हैं बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं नॉर्मली कौन कौन से रन कर रहे हैं। अब हमारा जो मेन फोकस रहता है वो कुछ सस्पिशियस वाले अलग से ही आपको दिख जाते हैं, जो बिल्कुल अलग से सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो, है ना, जो नॉर्मली हम लोग नहीं रन करते हैं बैकग्राउंड में, जो विंडोज़ नॉर्मली नहीं रन करता, ठीक है। अब यहाँ पे रन कर रहा है conhost.exe। कॉनहोस्ट जो है वो कंसोल एप्लीकेशंस को रन करने के लिए यूज होता है विंडोज़ की तरफ से, तो इतना सस्पिशियस नहीं है। उसके बाद है dumpit.exe। dumpit.exe यूज होता है जो मेमोरी फाइल बनाने के लिए, ठीक है। ये जो हमारा चैलेंज बनाया गया है इसके लिए एक मेमोरी फाइल उसे जनरेट करनी पड़ेगी। जो भी ऑथर है उसने क्या काम करा, रैम को पूरा कन्वर्ट करा एक मेमोरी फाइल में, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर लगते हैं। तो उसके लिए सॉफ्टवेयर आता है dumpit, जो हमारी रैम को एक मेमोरी फाइल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर, इस पर ज़्यादा शक नहीं करेंगे। अगले पे चलते हैं कॉनहोस्ट, ऑफ कोर्स कंसोल के लिए मैंने बताया। अब कंसोल कौन सा रन कर रहा है, ऊपर ही दिख रहा है cmd.exe कंसोल रन कर रही है। ये सस्पिशियस है, क्योंकि नॉर्मली आप कितनी बार देखते हो कि अपने में कमांड प्रॉम्प्ट आपने ओपन कर रखा है, स्पेसिफिकली आप दबाते हो कि cmd सर्च करके ऑन करते हो, वो आपने ओपन कर रखा है, तो इसका मतलब यूजर ने cmd रन कर रखा था। अब cmd ओपन कर रहा है तो कुछ ऐसा हो सकता है कमांड्स रन कर रहा हो, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो cmd को हम देखेंगे आगे चल के। उसके अलावा सर्च फिल्टर होस्ट, ठीक है, सर्च प्रोटोकॉल, सर्च इंडेक्सर, ये सारे विंडोज के प्रोसेस है। उसके बाद वीबॉक्स ट्रे, वर्चुअल बॉक्स, जब स्टार्टअप पे वीबॉक्स ट्रे को स्टार्ट करता है तो ये वर्चुअल बॉक्स के लिए, जिस भी सिस्टम पे होगा वहाँ वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल होगा, इसलिए है। उसके बाद एक्सप्लोरर हो गया, जो फाइल एक्सप्लोरर विंडोज़ में हम यूज़ करते हैं उसके लिए हो गया, ठीक है, विंडोज़ एक्सप्लोरर। उसके बाद यहाँ जितने भी आप ये प्रोसेस के नाम देख रहे हो आप नॉर्मली भी देखोगे, SVC होस्ट हो गया, DWM हो गया, ठीक है, SPP SVC हो गया, टास्क होस्ट हो गया, ये सारे विंडोज़ के प्रोसेसेस हैं। अभी तक जो मेरे को लगा है ना थोड़ा सस्पिशियस, वो सिर्फ cmd.exe, क्योंकि नॉर्मली अगर ये खोला जा रहा है तो इस पर कुछ कमांड्स रन करे जा रहे होंगे जो कि हमारे किसी काम के हो सकते हैं, तो वो हम चेक कर लेते हैं।
तो उसको चेक करने के लिए पहले तो सेम कमांड हम लिखेंगे वॉलेटिलिटी डैश एफ, फाइल का नेम आ जाएगा, प्रोफाइल आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको बस प्लगइन चेंज करना होता है। प्लगइन आप समझ गए, इसको टास्क चेंज करके देना पड़ेगा। अब हम ये निकालना चाहते हैं कौन कौन से कमांड्स रन हो रहे थे। अब ये कैसे निकाल सकते हैं कौन कौन से कमांड्स रन होते हैं, तो हम यहाँ पे एक प्लगइन दे सकते हैं CMD स्कैन। CMD स्कैन प्लगइन क्या काम करेगा, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये जो मेमोरी डंप फाइल है इसके अंदर ढूंढेगा कि जो कमांड प्रॉम्प्ट रन हो रहा था उसकी हिस्ट्री कहाँ पे सेव हो रखी है, उसकी हिस्ट्री फाइल को डंप करेगा कि कौन कौन से कमांड हिस्ट्री में थे। ठीक है, CMD स्कैन ये करता है कि जो कमांड cmd.exe रन हो रहा है उसकी हिस्ट्री हमारे को डंप करने की कोशिश करेगा। अब जो इसका आउटपुट आया है ना, वो पहली बार के लिए काफी ओवरवेलमिंग लग सकता है, लेकिन बहुत सिंपल है अगर आप समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एप्लीकेशन cmd.exe, और एक और एप्लीकेशन का दिया हुआ है यहाँ पे dumpit.exe, हमने देखा था। ठीक है, dumpit भी जो है ये CMD भेजता है, यानी कमांड लाइन पे चलता है, और cmd.exe दो रन हो रही थी यहाँ पे जिसमें कमांड्स रन हुए। ठीक है, अब dumpit में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हमारा मेन फोकस था command.exe पे, cmd.exe पे। ठीक है, इसके प्रोसेस आईडी ये लिखी है, आप मैच कर सकते हो, जो हमने पहले देखी थी वही होगी। उसके कमांड्स यहाँ पे दिए जो कमांड्स रन हुए। अब बाकी सारे तो ब्लैंक है, नल है। एक कमांड यहाँ पे दिया हुआ है C Python 27 यानी 2.7 python.exe, पाइथन रन हो रही है, पाइथन पे एक स्क्रिप्ट रन करी जा रही है जो कि डेस्कटॉप के अंदर है daemon.py.txt, एक फाइल रन करी गई है पाइथन की daemon.py.txt। ठीक है, अब ये हमारे काम की हो सकती है, इस स्क्रिप्ट के अंदर क्या है वो सब हमारे को देखना होगा, है ना। अभी जो स्क्रिप्ट है इसका क्या आउटपुट था, इनपुट था, मुझे वो चेक करना है। वो कैसे चेक कर सकता हूँ, उसके लिए भी स्पेसिफिक एक प्लगइन आता है, उसकी बात करते हैं अब यहाँ पे। अब सेम वही कमांड हो गया। अब जो नेक्स्ट प्लगइन हम यूज करेंगे वो होगा कंसोल्स। ये क्या काम करता है, जो भी कमांड्स रन हुए ना, ठीक है, उनमें क्या आउटपुट आया और क्या उनको इनपुट दिया गया वो हमारे को ये दिखा सकता है। तो ये काफ़ी बढ़िया होता है। ठीक है, इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि जो फाइल रन हुई, ठीक है, पाइथन की जो कमांड रन हुआ उसका क्या आउटपुट आया था, और अगर उसने कुछ इनपुट मांगा था तो वो इनपुट क्या था वो हमारे को इससे पता चल जाएगा। अब ये इसका आउटपुट आ गया। आउटपुट इसका भी थोड़ा सा ऐसे ही है, अगर आप देखोगे थोड़ा काफ़ी कुछ जंक होता है, हमारे काम का खास होता नहीं है। जैसे यहाँ डंपिट एप्लीकेशन के बारे में है, तो डंपिट पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे नहीं, हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा, इस पे जो ये रन हुई थी daemon.py.txt। और इसका अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका आउटपुट है, ये हैश की एक वैल्यू आ रखी है। अब ये कोई हैश भी हो सकता है, लेकिन देखने में आपको समझ आ रहा होगा शायद ये कोई हैश है नहीं, अगर आप समझने की कोशिश करोगे ये एक हैश वैल्यू है। इसको भी हम चेक भी कर लेते हैं कि कोई हैश है या हैश वैल्यू है, आप देख के समझ जाओगे। इसको कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने साइबर शेफ खोल लिया है। ठीक है, अब मैं साइबर शेफ में आके यहाँ इनपुट में इसको पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले हम हैश ही एनालाइज कर लेते हैं कि ये क्या हैश है नहीं है, और हैश है तो कौन सा टाइप है। तो ये जो एनालाइज हैश आ रहा है ना, मैं इसको ड्रैग कर दूंगा यहाँ पे। अब इसकी जो हैश लेंथ है वो 24 है, जो ये 24 लेंथ का, और ये बोल रहा है इस लेंथ में कोई भी मेरे को नोन नहीं पता कि ऐसा कोई हैश होता है। ठीक है, जैसा मैंने बोला था कि देखने से पता चल रहा है काफ़ी छोटा है। ठीक है, और हेक्स फॉर्मेट में, तो ये नॉर्मली हेक्स स्ट्रिंग होगी कोई, हम देख लेते हैं ये हेक्स में डिकोड करके इसको। तो ये एनालाइज हैश को हटा देते हैं यहाँ से, हेक्स को सर्च करते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं फ्रॉम हेक्स को सेंटर में यहाँ पे ड्रैग कर डालते हैं। अब इसने हेक्स ने यहाँ पे इसको डिकोड तो करा है, लेकिन उसके बाद भी कोई मीनिंगफुल चीज़ हमारे लिए नहीं बना रहा है, काफ़ी जिब्रिश सा बन रहा है ना, तो कुछ अभी समझ नहीं आ रहा है। तो अभी के लिए मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगा, क्योंकि ये एक एंड पॉइंट डेड पॉइंट हो गया, इसके आगे कहाँ बढ़ेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ समझने वाली चीज़ तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे। शायद ऐसा भी हो सकता है रैबिट होल हो, हम फंस गए हो, कहीं गलत जगह चले गए हो, या फिर कहीं आगे किसी चीज़ में यूज़ आए। तो अभी के लिए इसको दिमाग के किनारे में रखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग क्या ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी एक चीज़ अभी तक रह रही जो हमने डिस्क्रिप्शन में स्पेशली पढ़ा था, क्योंकि अब हमारे को एक डेड एंड पॉइंट मिल गया, तो अब हमारे को अपना दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। अभी तक तो जो चीज़ें हमें मिलती जा रही थी उसके बेस पे हम बिल्ड करते जा रहे थे आगे का सिनेरियो, है ना। हमारे को CMD रन करता हुआ दिखा, कमांड देखा, उसका आउटपुट देखा, हैक्स मिला, तो वो सब हमने करा। ठीक है, अब यहाँ पे हम अटक गए, तो अब नेक्स्ट चीज़ अपना दिमाग दौड़ा के हमारे को करना पड़ेगा। जो डिस्क्रिप्शन के बेस पे हमने देखा था कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वहाँ पे फोकस करा गया था, तो मैं उसको चेक करना चाहूँगा। ठीक है, अब इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को हम चेक कर सकते हैं कैसे, किस प्लगइन की मदद से, env vars। ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। अब ये क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा, देखो हर प्रोसेस जब स्टार्ट होता है ना, तो वो अपने साथ कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स लेके स्टार्ट होता है। ठीक है, हर प्रोसेस के अपने कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं जिनके साथ वो स्टार्ट होता है। तो ये हर प्रोसेस के इन्वायरमेंट वेरिएबल्स मुझे दिखाता है। तो हमारे को इसका आउटपुट आप समझ जाओगे काफ़ी बड़ा आएगा, क्योंकि एक प्रोसेस के साथ मल्टीपल इन्वायरमेंट वेरिएबल होते हैं, और देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस रनिंग इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सारे प्रोसेस हमारे को दिखेंगे, उनके सबके इन्वायरमेंट वेरिएबल भी हमारे को दिखेंगे। तो काफ़ी सारे टेक्स्ट में आपको ध्यान से पढ़ के ढूंढनी पड़ेगी मेन चीज़। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसका काफ़ी टाइम बाद आउटपुट आ गया है, मतलब चली जा रहा था, बहुत बड़ा आउटपुट आएगा। इसका आउटपुट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा, देखो सबसे पहले ये सारे यहाँ पे PID आ गए, प्रोसेस ID, सब ये एक ही प्रोसेस के मल्टीपल, मैंने आपको बताया था कि एक ही प्रोसेस के मल्टीपल इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं।
तो इसीलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक ही पीआईडी सबकी और एक ही प्रोसेस है कॉन होस्ट, उनके अलग अलग यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल है। जैसे कॉन होस्ट का यहाँ पे टीएमपी यूजर नेम एक थैनोस नेम का है जो कि सस्पिशियस है क्योंकि डिस्क्रिप्शन में वर्ड था थैनोस इन्फिनिटी वॉर। तो देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है, एक्सॉर एंड पासवर्ड। तो मेरे ख्याल से वो हिंट यही थी जहाँ पे हमारे को आना था, क्योंकि मैंने गलती से देख लिया लेकिन चलो मिल गया। ठीक है, एक्सॉर एंड पासवर्ड यहाँ पे हमारे को बताया गया। अब एक्सॉर एंड पासवर्ड से हम क्या सोच सकते हैं, देखो यहाँ पे हमारे को एक हिंट दी गई है एक्सॉर एंड पासवर्ड। तो एक्सॉर तो आप समझते होंगे अगर, तो एक टाइप का एन्क्रिप्शन की तरह आप ले सकते हो, है ना, मतलब साइफर टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में क्रिएट करने के लिए, अनरीडेबल फॉर्मेट में बनाने के लिए हम नॉर्मली एक्सॉर लिखते हैं डेटा को छुपाने के लिए, है ना। तो ऐसा हो सकता है अगर हम एक्सॉर से सोचे जो हमारे को अभी प्रीवियसली डेटा मिला था जो हमारे को समझ नहीं आ रहा था वो एक्सॉर डेटा हो, तो हमारे को उसको वापस एक्सॉर करना पड़ेगा प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में लाने के लिए। ठीक है, तो अब मैं वापस साइबर शेफ में चलता हूँ, वहां पे जाके उसको एक्सॉर करने का ट्राई करता हूँ, देखते हैं उससे कुछ प्लेन टेक्स्ट हम बना पाते हैं नहीं बना पाते। अब सबसे पहले इसमें फ्रॉम हेक्स लगे रहने देंगे। ये जो डेटा हमारे को मिला था ना ये वाला, अभी जिब्रिश है, मे बी ये एक्सॉर डेटा हो, इस कारण ये ऐसा दिख रहा हो। तो अब मैं यहाँ पे एक्सॉर को सर्च करूंगा, एक्सॉर। अब यहाँ पे दो हैं, आप पे देखो एक्सॉर और एक्सॉर ब्रूट फोर्स। एक्सॉर में क्या होगा, आपको बताना पड़ेगा किस वैल्यू के साथ एक्सॉर करना है। अब वो वैल्यू हमारे को नहीं पता क्योंकि वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ए भी हो सकते हैं, कैपिटल ए भी हो सकता है, बी भी हो सकते हैं, कुछ भी वो वैल्यू हो सकती है, कोई भी चीज एक की हो सकती है जिससे वो एक्सॉर्ड हो रखा हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्सॉर ब्रूट फोर्स का यूज लूंगा, ये ब्रूट फोर्स करेगा, ये सबके साथ उसको एक्सॉर करके देख लेगा, तो हमारा काफी काम आसान हो जाएगा। इससे हमारे को पता चल जाएगा एक्सॉर करने के बाद क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं की 1 में कुछ खास नहीं, की 2 में अगर आप देखोगे तो आई एम बेटर बन रहा है। ठीक है, तो ये फ्लैग का हाफ पार्ट है, अगर आपको दिख रहा हो। कैसे पता मुझे फ्लैग का हाफ पार्ट है, यहाँ पे क्लोजिंग पैरेंथेसिस है कर्ली वाला। तो फ्लैग का फॉर्मेट नॉर्मली यही होता है, फ्लैग लिखा हुआ है जो भी फ्लैग का स्टार्टिंग होगा, कर्ली ब्रैकेट आएगा, फिर फ्लैग की वैल्यू, फिर कर्ली ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे हाफ पार्ट तो हमारे को फ्लैग का मिल गया, ये रहा। ठीक है, तो हमने हाफ फ्लैग ढूंढ लिया लास्ट वाला। अब बस हमारा स्टार्टिंग वाला फ्लैग ढूंढना रह गया, तो वो हम ढूंढना यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट तो हमारा खत्म हो गया। अब इसी में ही अगर आप देखोगे तो हमारी नेक्स्ट हिंट थी पासवर्ड, है ना। तो पासवर्ड से आप समझ सकते हो पासवर्ड्स को डंप करना, या हमने देखा था डिस्क्रिप्शन में भी जॉन को मेंशन करा गया था, मे बी जॉन हैश क्रैकिंग उसी से रिलेटेड है ना। तो वो काम हम जरूर यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं कि यूजर्स के पासवर्ड को डंप करना, पासवर्ड हैशेस को डंप करना और उनको क्रैक करना। सेम कमांड रहेगा, बस यहाँ पे प्लगइन चेंज हो जाएगा। प्लगइन बहुत सिंपल है, हैश डंप यूज होगा यहाँ पे, जो हैशेस को डंप करने के लिए यूज होता है। अब हैश डंप कैसे काम करता है अगर हम इसको समझे, देखो आप समझते हो अगर पासवर्ड हैशेस कहाँ स्टोर होते हैं विंडोज में, अगर आपको पता हो, सैम और सिस्टम फाइल के अंदर। ठीक है, सिस्टम 32 के अंदर कॉन्फिग फोल्डर होता है, वहां पे सैम डेटाबेस और सिस्टम डेटाबेस के अंदर हमारे मिला के हैशेस सेव होते हैं। तो वो दोनों फाइलें हमारे को चाहिए होती है अगर हमारे को यूजर्स के सैम डेटाबेस को डंप करना है। अब नॉर्मली अगर आप सोचोगे तो एक मेमोरी डंप क्या होता है, रैम के अंदर का कंटेंट होता है, वो डिस्क के अंदर का एचडीडी का नहीं होता। और वो जो सिस्टम 32 के अंदर की जो फाइल है ना, सैम और सिस्टम डेटाबेस, वो एचडीडी या एसएसडी के अंदर होता है, वो रैम के अंदर नहीं होता। तो ये हैश डंप काम कैसे कर रहा है अगर हम सोचें, तो हैश डंप में क्या होता है, देखो जब हम पासवर्ड का यूज करते हैं ना अपने कंप्यूटर में कहीं पे भी, तो वो क्या होता है, वो कैश में स्टोर हो जाते हैं ताकि आगे का काम फास्ट हो जाए, कैश में स्टोर हो जाते हैं। और वो जो कैश होता है वो रैम के अंदर स्टोर होता है। तो अब ये क्या काम करेगा, जो हमारी सैम डेटाबेस और सिस्टम डेटाबेस है ना, उसको रैम के कैश के अंदर ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर वो इसे मिल गए तो ये उसके पासवर्ड हैशेस जो है डंप कर देगा। अगर नहीं मिलेंगे तो ये हमारे को एरर दे देगा कि ये ढूंढ नहीं पाया उनको कैश के अंदर, यानी कि नॉर्मली यूजर ने पासवर्ड यूज नहीं हुए थे, इस चक्कर में वो कैश में स्टोर नहीं है। अब विदाउट कोई एरर इसको यहाँ पे पासवर्ड हैशेस मिल गए हैं, इसने हैश डंप कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 3 यूजर है, एडमिनिस्ट्रेटर, गेस्ट और हेलो। अब ये दो तो डिफॉल्ट यूजर है, एडमिनिस्ट्रेटर और गेस्ट, और एक नॉन डिफॉल्ट यूजर है हेलो, है ना। यूआईडी से आपको समझ आ गया 1000। तो अब यहाँ पे इसके हैश देखें, ये एलएम हैश हो गया और ये एंटी एलएम हैश हो गया। मैं एंटी एलएम हैश में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, क्योंकि एलएम तो बेकार है, सभी का सेम होगा आप देखोगे तो अब यहाँ पे इसको क्रैक करने की कोशिश करते हैं कि कुछ मिलता है नहीं मिलता। तो मैं सीधा क्रैक स्टेशन का यूज करना पसंद करूंगा। आप जॉन द रिपर का यूज कर सकते हो, हैश कैट का यूज कर सकते हो, लेकिन आप यूज कौन सी वर्ड लिस्ट करोगे, rocky.txt, है ना, जो कि शायद 140 MB या 170 MB के है। अगर मैं क्रैक स्टेशन का यूज करूंगा, उसकी वर्ड लिस्ट है 11 GB या 14 GB के आसपास, तो उसमें सारे वर्ड्स होंगे रॉक्यू वाले भी, तो काम फास्ट भी हो जाएगा और मेरे सारे वर्ड्स ट्राई भी हो जाएंगे। तो मैं सीधा उसी का यूज लूंगा। तो क्रैक स्टेशन में मैंने हैश को पेस्ट कर दिया। अब क्रैक करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमारे को पासवर्ड। और क्रैक स्टेशन में यहाँ पे इसको कुछ नहीं मिला है, अननोन टाइप आया है, नॉट फाउंड रिजल्ट आया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं मिला है, तो ये क्रैक नहीं कर पाया। अब या तो पासवर्ड बहुत ज़्यादा वियर्ड है जो इसके डेटाबेस में है ही नहीं, और क्रैक स्टेशन में नहीं है, तो बहुत लाइकली चांसेस होते हैं कि वो मिल जाएगा। मिलेगा भी तो किसी बेकार सी वेबसाइट में किसी ने, ऑथर ने कई बार छुपा दिए होते हैं, तो उस कारण होता है, ठीक है।
तो इसमें आप टाइम वेस्ट कर सकते हो अपना, ठीक है। जब मैं इसको पहली बार सॉल्व कर रहा था चैलेंज को, तो मैंने दुनिया भर की सारी वेबसाइट में ट्राई करा और वो क्रैक नहीं हुआ। और उसके बाद जब मैंने डिफरेंट चीज़ें और ट्राई करी, मुझे लगा रैबिट होल है, मैं आगे बढ़ गया, ट्राई करा, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो बहुत कंफ्यूज होने के बाद ना, तो मैंने सोचा ये औरों के साथ भी ज़रूर हुआ होगा, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें जाता हूँ और जो इसके इशूज़ है ना, इशूज़ में देखता हूँ कि किसी ने ऐसा इशू रेस करा हो कि भाई ये हैश क्रैक नहीं हो रहा है, सही पाथ है भी नहीं है, गलत है, क्या है, पता चल जाएगा। तो मैं क्लोज्ड में गया, ठीक है, जो क्लोज हो चुके हैं। तो उसी में मुझे दिख गया यहाँ पे NTLM हैश फॉर लैब 0, ठीक है। ये लोग ने डाल रखा था पहले से ही, मेरे से पहले से डला हुआ था। तो मैंने यहाँ पे देखा, हेलो प्लीज इंट्रोड्यूस अ वेबसाइट दैट कैन क्रैक दिस NTLM हैश, आई ट्राई मल्टीपल वेबसाइट, वही सेम हमारे वाला। तो यहीं पे आ गया, तो रिप्लाई आ रखा था ऑथर का, येस आई एम ऑल्सो नॉट श्योर वाई दिस इशू इज कमिंग अप, एक्चुअली दिस चैलेंज दैट आई मेड इज 2 years old एंड आई यूज दिस वेबसाइट पर्टिकुलर फॉर क्रैकिंग द हैश, बट दिस सीम्स दे हैव रिफ्रेश देयर डेटाबेस एंड दिस हैश इज नो लॉन्गर प्रेजेंट, ठीक है। इसी रीजन की वजह से इसको एक वॉक थ्रू भी दे दिया गया और सैंपल चैलेंज में क्रिएट कर दिया गया, यानी कि इसी हैश को क्रैक करके हमारे को फ्लैग का फर्स्ट पार्ट मिलना था। लेकिन जिस वेबसाइट पे इन्होंने सेव करा था ना इसका प्लेन टेक्स्ट इस हैश का, वो अब डेटाबेस से उन लोगों ने उड़ा दिया, रिफ्रेश कर दिया, तो अब वो चला गया। तो अगर आपको ये हैश मिल गया तो इसका मतलब आपने फर्स्ट पार्ट भी ढूंढ लिया, इसको क्रैक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो होगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब हमने इस चैलेंज को सॉल्व कर लिया और शायद आप लोगों को काफ़ी कुछ इस चैलेंज से क्लियर हो जाएगा। वॉलेटिलिटी क्या है, मैम लैब्स क्या है, कैसे मेमोरी फॉरेंसिक्स करते हैं ना, और आपको कुछ नया भी शायद सीखने को मिला होगा। अब जितना आप लोगों ने अभी तक वॉलेटिलिटी को समझा है, तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि वॉलेटिलिटी में सबसे मेन चीज़ है उसके प्लगइन्स, है ना। सारा काम वही करते हैं, हमारे को मेंशन करना पड़ता है प्लगइन्स को। तो अब आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन सा प्लगइन किस काम के लिए कब यूज़ होता है? मेन चीज़ तो वही है ना कि हमारे को प्लगइन पता होना चाहिए कि कब किस प्लगइन को कहाँ यूज़ करना है। तो उसके लिए बहुत ईजी मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। तो मैं आ गया हूँ वॉलेटिलिटी के गिटहब पेज पे, ठीक है। आपको यहाँ पे विकी सेक्शन में जाना है इसके। अब विकी सेक्शन में आने के बाद ना आप नीचे हल्का सा स्लाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ कमांड रेफरेंस। तो इस कमांड रेफरेंस पे आपको क्लिक करना है। अब कमांड रेफरेंस पे जब आप क्लिक करोगे ना, जितने भी प्लगइन्स ये सपोर्ट करता है अपनी तरफ से बाय डिफॉल्ट, जो वॉलेटिलिटी की तरफ से आते हैं जितने भी प्लगइन्स, उन सब का आपको यहाँ पे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन यहाँ मिल जाएगा। चाहे वो इमेज इन्फो से लेके PS लिस्ट हो, ठीक है, चाहे वो कंसोल हो, CMD स्कैन हो, एनवार्स हो, सब चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप जब इनको पढ़ोगे, सबको पढ़ लो एक बार, काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें फॉरेंसिक से रिलेटेड आपको सीखने को मिलेगी। जब वो सब पढ़ लोगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा किसको कब कहाँ यूज़ करना है, क्योंकि आगे चल के जब हम और चैलेंजेस को सॉल्व करेंगे तो आपको काफ़ी सारे नए नए प्लगइन्स देखने को मिलने वाले हैं ना। तो वो भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे, और मैंने जब आप खुद से एक बार पढ़ चुके होगे ना, तो उनको समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो सबके बारे में यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन दी हुई है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, तो आपको समझ आ जाएगा कौन सा प्लगइन क्या करता है। अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है, वेस्ट तो नहीं, खैर इन्वेस्ट नहीं करना, तो आप वॉलेटिलिटी डैश डैश हेल्प करके भी प्लगइन्स के बारे में पढ़ सकते हो। उसमें एक लाइन का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप सो आपको मैम लैब्स पसंद आया हो, आपको वॉलेटिलिटी पसंद आया हो, आपको मेमोरी फॉरेंसिक्स करना समझ आया हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।